भारत में एक ऐसी बहस फिर से सिर उठा रही है जो पिछले 50 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी थी। ये है डिलिमिटेशन की बहस, एक ऐसा शब्द जो शायद आम लोगों के लिए अनजाना सा लगे, लेकिन इसके मायने देश के हर कोने को प्रभावित करने वाले हैं। डिलिमिटेशन का मतलब है संसदीय सीटों की सीमाओं को जनसंख्या के आधार पर फिर से तय करना। इसका मकसद है कि हर राज्य और इलाके का प्रतिनिधित्व उसकी आबादी के अनुपात में हो, ताकि लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज की कीमत बराबर बनी रहे। लेकिन ये प्रक्रिया जितनी सीधी सुनाई पड़ती है उतनी है नहीं। इसके पीछे एक लंबा इतिहास और जटिल राजनीति छिपी हुई है। डिलिमिटेशन सिर्फ नक्शों की रेखाएं नहीं बदलेगा, ये बदलेगा सत्ता का खेल, एक ऐसा खेल जिसकी आवाज भारत के हर कोने में गूंजेगी। ये खेल एक नया सियासी तूफान खड़ा करने के लिए काफी होगा। इसलिए दक्षिण भारत डिलिमिटेशन को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वहां इसके विरोध में सुर बुलंद होने लगे हैं। तो सबसे पहले यही सवाल बनता है कि आखिर दक्षिण भारत राज्य डिलिमिटेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं? उत्तर भारत में तो कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। क्या ये बदलाव देश के लिए सही है या फिर देश की एकता को चुनौती देने वाला है? अगर देश की एकता के लिए चुनौती है तो केंद्र सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? क्या इससे सरकार को कोई विशेष फायदा है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। अपने सवालों के जवाब जानने से पहले आखिरी बार जब डिलिमिटेशन हुआ उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आखिरी बार डिलिमिटेशन 1976 में हुआ, जिसका आधार थी 1971 की जनगणना। उस वक्त देश की आबादी 54 करोड़ थी और हर 10 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट का फॉर्मूला अपनाया गया था। इस तरह कुल 543 सीटें तय की गई थीं। साथ में 2001 तक कोई डिलिमिटेशन न हो, इस पर रोक लगा दी गई थी। वजह थी जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना। सरकार का मानना था कि अगर सीटें आबादी के आधार पर बढ़ती रहीं तो राज्य ज्यादा बच्चे पैदा करने की होड़ में लग जाएंगे। इसलिए यह तय हुआ कि 2001 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। इसके बाद साल 2002 में संसद ने इसे और आगे बढ़ा दिया, 2026 तक कर दिया। अब जब 2026 एक कदम दूर है तो राजनीतिक गलियारों में इस पर बहस तेज हो गई है। डिलिमिटेशन के लिए आधार होता है आबादी। 2011 में देश की आबादी करीब 121 करोड़ थी। हालांकि 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है, जिसके 2025-26 में होने के आसार हैं। लेकिन अनुमान के मुताबिक देश की आबादी लगभग 150 करोड़ हो चुकी है। सभी राज्यों को उनकी आबादी के आधार पर लोकसभा की सीटें मिलेंगी। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 82 में एक ट्विस्ट भी है। हर राज्य को कम से कम एक सीट तो मिलेगी ही, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी हो। यानी सिक्किम और गोवा जैसे छोटे राज्य अपनी एक एक सीट बचाए रखेंगे। लेकिन इसमें एक पेंच और भी है। दरअसल हमारे संविधान में आर्टिकल 81 में कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ती है तो संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। ये तो डिलिमिटेशन की मोटी मोटी जानकारी हो गई। चलिए अब हम अपने पहले सवाल पर आते हैं। आखिर दक्षिण भारत राज्य डिलिमिटेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण समझिए, डिलिमिटेशन का नियम बड़ा साफ है। हर राज्य को उसकी जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा में सीटें मिलती हैं। लेकिन ये कुछ अनसुलझा सा है कि कुल सीटें 543 ही रहेंगी या बढ़कर 800 से 1000 तक जाएंगी। यही अनिश्चितता इसे एक जटिल पहेली बना देती है। दो संभावनाएं हैं। पहली, अगर सीटें 543 ही रखकर डिलिमिटेशन हुआ। दूसरी, नए संसद की सिटिंग कैपेसिटी 888 की है, तो इस हिसाब से लोकसभा सीटें लगभग 850 तक बढ़ाकर डिलिमिटेशन किया जा सकता है। इन दोनों संभावनाओं के अपने अपने नतीजे हैं। क्या नतीजे हैं? देखिए, मान लीजिए अगर सीटें 543 ही रखकर डिलिमिटेशन हुआ तो क्या होगा। अगर हम देश की जनसंख्या 150 करोड़ मानकर चलें तो 543 सीट रखने पर लगभग प्रत्येक 27 लाख पर एक सीट होगी। इसका मतलब है कि जिन राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी उन राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। वही जिन राज्यों ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया है उनकी सीटों में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम उत्तर भारत के राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश की फिलहाल की आबादी देखें तो क्रमशः 13 करोड़, 24 करोड़, 8 करोड़, 3 करोड़ और 8 करोड़ 60 लाख है। 27 लाख पर एक सीट के आधार पर बिहार की सीटें 40 से बढ़कर 50 हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश की 80 से बढ़कर 90, राजस्थान की 25 से बढ़कर 30, हरियाणा की 10 से बढ़कर 11 और मध्य प्रदेश की 29 से बढ़कर 32 हो जाएंगी। उत्तर भारत के इन राज्यों की फिलहाल टोटल सीटें 184 जो बढ़कर के 213 हो जाएंगी।
दूसरी तरफ दक्षिण भारत के राज्य केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आबादी लगभग स्थिर रही है। इनकी आबादी क्रमशः लगभग 3 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़ और 5 करोड़ है और 27 लाख पर एक सीट के आधार पर इन राज्यों की सीटें घट जाएंगी। केरल की सीटें 20 से घटकर 11, तमिलनाडु की 39 से घटकर 29, कर्नाटका की 28 से घटकर 22, तेलंगाना की 17 से घटकर 14 और आंध्र प्रदेश की 25 से घटकर 18 रह जाएंगी। दक्षिण भारत के इन राज्यों की फिलहाल टोटल सीटें 129 हैं, जो घट करके 94 हो जाएंगी। एक तरफ उत्तर के राज्यों की सीटें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ दक्षिण के राज्यों की सीटें बढ़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए। यानी इस संभावना में यह साफ नजर आ रहा है कि दक्षिण के राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व घट रहा है, इसलिए ये दक्षिण भारत के लिए घाटे का सौदा है। अब दूसरी संभावना को जान लेते हैं। मान लीजिए सीटें बढ़ाई गई और हमने लगभग 850 सीटें कर दी। 850 सीटें होने पर 150 करोड़ की आबादी के हिसाब से लगभग 17 लाख पर एक सीट मिलेगी। इससे बिहार की सीटें बढ़कर हो जाएंगी 76, उत्तर प्रदेश की 141, राजस्थान की 47, हरियाणा की 17 और मध्य प्रदेश की 50। यानी उत्तर भारत की टोटल 331, जो फिलहाल 184 से 147 सीट अधिक हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, केरला को मिलेंगी 17 सीटें, तमिलनाडु को 47, कर्नाटका को 35, तेलंगाना को 23 और आंध्र प्रदेश को 29। यानी दक्षिण भारत को कुल 151 सीट मिलेंगी, जो फिलहाल 129 से 22 अधिक हैं। अगर देश में लोकसभा की 850 सीटें की जाती हैं तो उत्तर भारत में 147 सीटें बढ़ेंगी, लेकिन दक्षिण भारत में मात्र 22। तो ये सीधा सीधा दक्षिण भारत के लिए घाटे का सौदा है। यही वजह है कि दक्षिणी राज्य डेलिमिटेशन को स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 5 दशकों में यानी 50 सालों में इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को एक मिशन की तरह लिया है। 1971 से 2021 तक जहां उत्तर भारत के कई राज्यों की आबादी 2 गुनी से ज्यादा हो गई, वहीं दक्षिण में ये बढ़ोतरी 30 से 40% के आसपास ही रही। केरला में आज प्रति महिला औसत लगभग 1.6 बच्चे पैदा होते हैं, जो राष्ट्रीय औसत लगभग 2 से भी कम है। तमिलनाडु तो और आगे है, लगभग 1.4 के साथ। ये कामयाबी परिवार नियोजन कार्यक्रमों और महिलाओं को सशक्त करने की वजह से आई, लेकिन अब इस मेहनत का इनाम क्या मिल रहा है? उनकी संसदीय सीटों में कटौती का खतरा है। अब डेलिमिटेशन से दक्षिण राज्यों की नाराजगी का दूसरा कारण समझिए। दूसरी बड़ी वजह है आर्थिक योगदान। भारत के नक्शे पर एक साफ रेखा खिंचती है। दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश कई मायनों में उत्तर से आगे हैं, नॉर्थ से। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सब में 2024-25 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक दक्षिणी राज्यों का देश की जीडीपी में योगदान 30% के करीब है। बावजूद इसके कि इन राज्यों में देश की मात्र लगभग 20% आबादी रहती है। अकेले तमिलनाडु देश की जीडीपी का लगभग 9% हिस्सा देता है, जिसमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल उद्योग अहम है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का भी हिस्सा 9% है, जो ज्यादातर खेती पर निर्भर है। प्रति व्यक्ति आय में भी अंतर साफ है। केरला में ये लगभग 2.5 लाख रुपए सालाना है, जबकि बिहार में लगभग 50,000 रुपए। केरला का तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 0.75 है, जो कई यूरोपीय कंट्रीज के बराबर है। साफ है कि दक्षिण भारत का देश की तरक्की में अहम योगदान है। इसके बावजूद संसद में इनके प्रतिनिधित्व का घटना आक्रोश पैदा कर सकता है। अब यहाँ सवाल ये भी आता है कि आखिर दक्षिण भारत उत्तर भारत से इतना आगे कैसे है? इसके पीछे क्या कारण है? दक्षिण भारत एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां धर्म के नाम पर तनाव और हिंसा उत्तर की तुलना में कम दिखती है। मंदिरों की घंटियां हों या मस्जिदों की अजान, यहाँ का सामाजिक माहौल एक अजीब सी शांति लिए हुए है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे सामाजिक सुधारों की गहरी जड़ें, शिक्षा का प्रसार है और आर्थिक स्थिरता का बड़ा हाथ है। पहली वजह सामाजिक सुधार है। 20वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण में बड़े आंदोलनों ने कट्टरता को चुनौती दी। तमिलनाडु में पेरियार ने द्रविड़ आंदोलन के जरिए मंदिरों में प्रवेश और अंधविश्वास जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। उनका असर इतना गहरा था कि कई लोग नास्तिकता की ओर बढ़े। केरला में नारायण गुरु ने निचली जातियों को संगठित किया और धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ दिया। इन सुधारों ने धर्म को व्यक्तिगत आस्था तक सीमित कर दिया, न कि उन्माद का हथियार बनने दिया। उत्तर में सामंती व्यवस्था और धार्मिक नेताओं का दबदबा लंबे वक्त तक बना रहा। दूसरा, शिक्षा का असर है। केरला में 96%, तमिलनाडु में 85% लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। दक्षिण में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 77% से कहीं ऊपर है। वहीं उत्तर के राज्य अभी भी इससे कहीं नीचे अटके हुए हैं। साक्षरता दर अधिक होने की वजह से दक्षिण में तर्क और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिल रहा है। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ हुए विरोध इसका सबूत है। केरला और तमिलनाडु में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, जबकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हिंसा भड़क उठी।
कम साक्षरता की वजह से उत्तर में भावनाओं को भड़काना आसान रहा। तीसरा आर्थिक स्थिरता है। 2023 के नीति आयोग आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में गरीबी 4.9% और केरला में 0.5% के आसपास है। बिहार में ये लगभग 30% है। गरीबी और बेरोजगारी अक्सर धार्मिक तनाव को हवा देती हैं। दक्षिण में बेहतर नौकरियां और आय ने लोगों को तरक्की की राह पर रखा। यहाँ का मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, चाहे बेंगलोर का आईटी प्रोफेशनल हो या कोयम्बटूर का व्यापारी, झंडे लहराने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी बेहतर करने में लगा हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी को इसका लाभ होगा। डिलिमिटेशन का नया दौर शुरू होने पर भारत की सत्ता का तराजू एक तरफ झुकने को तैयार है। ये सिर्फ सीटों की गिनती नहीं है, बल्कि राजनीतिक ताकत, नीति निर्माण और संसाधनों के बंटवारे का खेल है। तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा? जवाब साफ है, उत्तरी राज्य और उनकी राजनीतिक ताकतें। लेकिन इसके पीछे की कहानी में कई परतें हैं जो इसे जटिल और रोचक बनाती हैं। सबसे पहले उत्तरी राज्यों का बढ़ता दबदबा। डिलिमिटेशन के बाद इनकी सीटें और बढ़ जाएंगी। इसका मतलब है कि बजट से लेकर कानून तक हर बड़े फैसले में इन्हें वरीयता मिल जाएगी। इन इलाकों में मजबूत पकड़ वाली पार्टी बीजेपी को इसका विशेष फायदा होने जा रहा है। दक्षिण में बीजेपी की पकड़ कमजोर है, तमिलनाडु में 0 और केरला में 1 सीट। लेकिन डिलिमिटेशन के बाद इन राज्यों के बिना भी केंद्र की सत्ता में आना बीजेपी के लिए आसान रहेगा। ये असंतुलन उसे उत्तरी गढ़ में और ताकतवर बनाएगा। दक्षिणी राज्य अपनी कम होती सीटों को नाइंसाफी मानते हैं, जो तनाव बढ़ा सकती है। डर यह है कि तनाव इतना न बढ़ जाए कि दक्षिण अलग होने की बात सोचने लगे। 1950 और 60 के दशक में डीएमके ने तमिलनाडु में द्रविड़ नाडु की मांग उठाई थी, जो बाद में ठंडी पड़ गई। डिलिमिटेशन इस पुराने घाव को फिर से हरा कर सकता है। ये सिर्फ एक संभावना है। डिलिमिटेशन की कहानी एक साधारण सवाल से शुरू हुई थी, प्रतिनिधित्व कैसे तय हो, लेकिन इसके जवाब ने उत्तर और दक्षिण के बीच गहरी खाई को उजागर किया। उत्तर इसे लोकतंत्र का हक मानता है, दक्षिण अपनी मेहनत पर चोट। क्या इसका कोई हल है? इसका एक रास्ता या एक नया फॉर्मूला हो सकता है। इसके लिए केंद्र को दक्षिण के साथ बैठकर बात करनी होगी, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, जो केंद्र सरकार में नजर नहीं आ रही है। सवाल बाकी है, क्या यह बदलाव भारत को जोड़ेगा या तोड़ेगा? क्या दक्षिण चुपचाप इसे मान लेगा या नई लड़ाई छिड़ेगा? क्या लोकतंत्र सिर्फ संख्याओं का खेल है या इसमें तरक्की की भी कीमत होनी चाहिए? जवाब वक्त देगा, लेकिन सोचना आज से ही शुरू करना होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।